नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय रोजगार मेले का आगाज किया है। इसके तहत देश के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। रोजगार मेले में भी उन्होंने युवाओं को संबोधित किया है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। कोई एक और बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। जब देश ने 2014 में हमें सेवा का अवसर दिया, तब भारत में बिकने वाले ज्यादातर मोबाइल फोन विदेशों से आयात किए जाते थे। हमने लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स दिए। अगर आज भी 2014 से पहले वाली स्थिति होती तो फॉरेन एक्सचेंज पर हमारे लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए होते। लेकिन अब हम ना सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि मोबाइल फोन का निर्यात भी कर रहे हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है। लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। एक समय था जब भारत टेक्नोलॉजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच के साथ काम करता था। बस साथियों, आज वैशाखी का पावन पर्व है। मैं सभी देशवासियों को वैशाखी की लख लख बधाइयां देता हूं। उल्लास भरे इस त्योहार में आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपको एक और बात, तो वहीं प्रयागराज के माफिया डॉन और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की गुरुवार को यूपी पुलिस की एसटीएफ के साथ हुए एनकाउंटर में मौत हो गई है। झांसी में हुए इस मुठभेड़ में असद के साथ एक और कुख्यात शूटर गुलाम भी मारा गया है। ये दोनों उमेशपाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी थे और क्या कुछ है आपको आइए बताते हैं। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है।
अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया, मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। हम लोग तो पहले से चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारा चिल्लाना हमारे हाथ में नहीं था। थोड़ा जोर से मतलब जो हम चिल्ला रहे थे कि उनका इनकाउंटर किया जाए, तो मेरे हाथ में नहीं था, मेरा कहना था। लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, जो उनको करना चाहिए, उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है। आगे जो हैं उनके लिए भी जो प्रशासन सोच रही है, या इतनी दिन से भाग दौड़ मचा रही है, पुलिस विभाग छटपटा रही है, तो उनको जो करना है वो अपने लाइन से अपने हाथों द्वारा करेंगे। हमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा था और आज भी भरोसा है कि वो हमको अच्छा फैसला देंगे और फैसला के बाद हमारे आत्माओं को संतुष्टि मिलेगी। देखिए, अभी हमने कोर्ट का सुना है, उसको जो है तो पुलिस रिमांड पे ली है। अब वो जब रिमांड पे ले चुकी है तो जितना होगा अपने कानूनी कार्रवाई से उनसे पूछताछ करेंगे। उसके बाद वो जो बयान देगा, अगर कसूरमंद होंगे तो उनको अदालत सजा देगी, अगर कानूनमंद नहीं होगा तो बरी रहेंगे। तो माता जी, अपराधी हैं, हत्या के अपराधी भी होंगे और भी अनेक प्रकार के अपराध करने वाले होंगे, तमाम आतंकवादी भी जेलों के अंदर बंद हैं, लेकिन इतना उसका विजुअल आप लोग दिखा देते हो। आप क्षमा करिए, आपको अधिकार है, मैं आपके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जब सुबह में टीवी खोलता हूं, कुछ समाचार देखूं, तो आप लोग उसी व्यक्ति को दिखा देते हो जिसके हाथ खून से नहीं। हम लोग चैन से न बैठे हैं न बैठेंगे। हम लोग अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश तेजी से हो रहा है। और आज जो भी इस प्रकार के अपराध करने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा संदेश है कि अगर अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं और कोई बचा भी नहीं पाएगा। इसलिए अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पर लोग। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार की यात्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने बोला कि रोम जल रहा है और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनाते हैं आपको। नीतीश कुमार जी बेचारे अभ्यर्थियों को लाठियां खानी पड़ रही है, रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है कि कहावत है वो कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम संरक्षक जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है और साथ ही साथ उन्होंने जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ शाह के साथ मिलने पहुंचे थे। जीतन राम मांझी पर्वत पुरुष दशरथ मांझी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के श्री कृष्ण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न देने की मांग लेकर अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद मांझी ने कहा कि एनडीए में शामिल होने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीएम बनने के भी सभी गुण हैं उनमें। वो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है जब किसी के साथ रहने के लिए कसम खाई जाती है, और हमने कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे जहां वो रहेंगे। तो आज वो जहां हैं उनके साथ हम हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार में सारा गुण है प्रधानमंत्री होने का, और वो बहुत ईमानदार प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हो या नहीं हो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि विपक्षी एकता मजबूत हो ताकि 2024 में कुछ परिवर्तन हो सके। प्रधानमंत्री इसके लिए वो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है जब किसी के साथ रहने के लिए कसम खाई जाती है, और हमने कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे जहां वो रहेंगे। तो आज वो जहां हैं उनके साथ हम हैं।
और जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार में सारा गुण है प्रधानमंत्री होने का, और वो बहुत ईमानदार प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हो या नहीं हो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि विपक्षी एकता मजबूत हो ताकि 2024 में कुछ परिवर्तन हो सके। प्रधानमंत्री इसके लिए वो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है जब किसी के साथ रहने के लिए कसम खाई जाती है, और हमने कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे जहां वो रहेंगे। तो आज वो जहां हैं उनके साथ हम हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार में सारा गुण है प्रधानमंत्री होने का, और वो बहुत ईमानदार प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हो या नहीं हो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि विपक्षी एकता मजबूत हो ताकि 2024 में कुछ परिवर्तन हो सके। प्रधानमंत्री इसके लिए वो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है जब किसी के साथ रहने के लिए कसम। आपको बताते चले कि बीजेपी पर उन्होंने जमकर हमला बोला है और हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी ने 7 नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने सूट तक सिलवा रखा है। तो शिवराज सिंह, सुनिए, मैं पूछता हूँ, यहाँ के भाजपा के उम्मीदवारों की सूची मुख्यमंत्री की, शिवराज सिंह छोड़ने तैयार नहीं, भूपेंद्र सिंह तैयारी में है, हमारे भार्गव जी तैयारी में है, नरोत्तम मिश्रा तैयारी में है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर तैयारी में है, कैलाश विजयवर्गीय तैयारी में है, और बीडी शर्मा भी अब तैयारी में है। अब 7 लोग तैयारी में कमर कसे हुए हैं, सूट सिलवाए हुए हैं। कब मौका मिल जाए, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। शपथ ग्रहण होगी 2023 नवंबर दिसंबर में, तो कमलनाथ जी की होगी। तो वहीं अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर बयान आया, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। हमारा लक्ष्य वही महंगाई राहत। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारा कोई ध्यान जाते नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं ध्यान, ना जाएगा। हमारा लक्ष्य वही महंगाई राहत। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारा कोई ध्यान जाते नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं ध्यान, ना जाएगा। हमारा लक्ष्य वही महंगाई राहत। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारा कोई ध्यान जाते नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं ध्यान, ना जाएगा। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 189 उम्मीदवारों की पहली सूची मंगलवार रात जारी कर दी है। आपको बताते चले कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 52 नए चेहरों को मौका दिया है। वहीं पार्टी ने कई बड़े नेताओं के भी टिकट काटे हैं, जिसके कारण पार्टी को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि आवाज पर संवाददाताओं से पार्टी में फैसले से दुखी नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने मेरे साथ व्यवहार किया है उससे मैं दुखी हूं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए वो फूट कर रोने लगे। टॉप बैंड है। वहीं एकनाथ शिंदे की बगावत को लेकर आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा खुलासा किया। आदित्य ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे ने जीत को मुझे गिरफ्तार कर लिया है और यह पहली बार जब आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर व्यक्तिगत ये हमला किया है। एक कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा, शिवसेना में फूट होने से पहले एकनाथ शिंदे भी आए और उनके चेहरे पर बीजेपी को लेकर दहशत थी। आदित्य ठाकरे ने कहा है 40 लोग अपनी सीट के लिए पैसी वर्तमान मुख्यमंत्री आकर है, इसी वजह से उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी अरेस्ट करने वाली थी।
तो वहीं आपको बताते चले कि बीबीसी इंडिया पर फॉरेन गड़बड़ी को लेकर एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन का केस सामने आया, जहां पर ईडी ने खातों के लेन देन की जानकारी मांगी है। दरअसल ईडी ने बुधवार को बीबीसी इंडिया के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में केस दर्ज किया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत ये केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी बीबीसी के फॉरेन रेजिडेंट जांच कर रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वही आपको बता दें इनकम टैक्स विभाग ने कई दिल्ली, मुंबई, बीबीसी में ये कार्रवाई की है। वही प्राइसिंग में खामियों के आरोप भी लगाए गए हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्ट है। इस पूरी दुनिया में करीब 35,000 लोग देखते हैं। आपको बताते चले कि इस साल फरवरी 2023 में आयकर विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली स्थित बीबीसी दफ्तर में छापेमारी की थी और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच भी की थी। आयकर विभाग ने इस मामले पर आधिकारिक बयान देते हुए कहा था कि एफडीआई उल्लंघन के मामले में बीबीसी जांच कर रही है। वहीं मामला दर्ज कर लिया गया। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने फेमा के तहत कंपनी के कुछ अधिकारियों को संस्था से जुड़े दस्तावेज और बयान दर्ज कराने की भी कहा है। वहीं आपको बताते चले कि भटिंडा में एक शव मिला है, जहां पर आपको बताते चले कि पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में सेना के 4 जवानों को गोलियां मारने वाले 2 संदिग्ध हमलावरों की अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। उनका सुराग लगने के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है। साथ ही साथ मिलिट्री एरिया के स्कूल आज भी बंद कर दिए गए। इस बीच गुरुवार सुबह मिलिट्री स्टेशन के अंदर एक और सैनिक की गोली लगने से मौत हो गई। बुधवार रात को यूनिट ऑफिस के नजदीक ये वाकया हुआ है और आपको बताते चले कि उसे तुरंत अस्पताल भी लाया गया है, लेकिन उसकी मौत हो गई है। वहीं मिलिट्री पुलिस जांच कर रही है कि सैनिक ने खुदकुशी की है या उसे गोली लगी थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।